हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसके बारे में। हम लोग पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन, सेल थ्योरी और सेल के कंपोनेंट में सेल वॉल को देखा था। आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है एनिमल सेल का आउटर मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्लांट सेल का आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है, क्योंकि एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है सेल, और प्लांट सेल में मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर और एक लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एंड थिन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वह फ्लेक्सिबल फ्लूइड लाइक होता है एंड थिन होता है, पतला होता है। लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के 2 लेयर पाए जाते हैं, साथ में प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। सेलेक्टिवली परमेएबल होता है। लिपिड बाइलेयर जो होता है वह सेलेक्टिवली परमेएबल होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा वह सेलेक्टिवली परमेएबल होगा। मतलब सारे मॉलिक्यूल के लिए परमेएबल नहीं होगा, कुछ मॉलिक्यूल इसमें से पार हो सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल नहीं हो सकते। जैसे पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे वो इसमें से पार नहीं हो सकते, पर नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होंगे वो इनमें से पार हो सकते हैं, पर सारे नहीं पार हो सकते। तो ये सेलेक्टिवली परमेएबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वह होता है नेगेटिव। ये एक की पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। केमिकल कंपोजिशन यानी कि किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक होता है इसमें लिपिड, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम लोग कॉमनली बात करें तो लिपिड इनमें 50%, प्रोटीन भी 50% के लगभग पाए जाते हैं। अलग अलग सेल्स में थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट 2 to 5% होते हैं। और जो पूछा जाता है ह्यूमन आरबीसीएस में लाल रक्त कणिका, इनमें 43% लिपिड, 49% प्रोटीन और 8% पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये डाटा पूछा जाता है जो एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है। ये देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे मॉडल दिए गए हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट आए और कई सारे मॉडल दिए, अलग अलग मॉडल। किन्हीं ने कुछ अलग कहा, किन्हीं ने कुछ अलग कहा, ऐसे। तो देखते हैं कौन कौन से मॉडल्स दिए गए हैं। तो पहला है ओवर्टन मॉडल। ओवर्टन मॉडल जो 1901 में दिया गया था। इस मॉडल में क्या बताया गया देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर होता है। इस मेम्ब्रेन में बताया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह सिंगल लेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड होता है, प्रोटीन नहीं होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड होता है, प्रोटीन नहीं होता है कहा गया, और सिंगल लेयर होता है कहा गया। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाइलेयर होता है और उसमें लिपिड के अलावा प्रोटीन भी होता है। ये ओवर्टन मॉडल में बताया गया। पर ओवर्टन ने पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है ये नहीं बता पाए थे, तो इस मॉडल को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट है ग्रोटर एंड ग्रेंडल मॉडल। जो ग्रोटर और ग्रेंडल मॉडल है, इस मॉडल में क्या बताया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेकर देखते हैं। सबसे पहले बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का बना होता है। सबसे पहले बताया गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का बना होता है, और जो एक्चुअल में होता है तो पहली बार ग्रोटर और ग्रेंडल ने बताया था। और इन्होंने कैसे प्रूव किया था इसको, तो इन्होंने 100 आरबीसीएस को लिया और उनका डायमीटर माप लिया, बाहर से आरबीसीएस का डायमीटर माप लिया। मान लेते हैं हम लोग 100x है इसका डायमीटर। तो उस आरबीसीएस को पूरे के पूरे 100 को तोड़ दिया गया, जिससे उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी टूट गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायमीटर माप लिया गया। तो जो लेंथ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो दुगुना हो गया, 200x। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटा तो एक एक लेयर अलग हो गया, बाई लेयर के बने होते हैं तो एक एक लेयर अलग हो जाएंगे। तो सारे लेयर को अगर हम लोग माप लेते हैं तो 100x थे तो 200x हो जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने प्रूव कर दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो बाई लेयर होता है। पर इन्होंने और कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और क्या कंपोजिशन होता है, इन सबको इन्होंने बताया नहीं। तो इसके बाद में और भी मॉडल दिए गए। जैसे एक मॉडल है
डेवसन एंड डेनियली मॉडल। इस मॉडल को 1935 में दिया गया था। इसको हम लोग सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता है वो कुछ सैंडविच की तरह दिखता है और ये ट्राई लेयर्ड होता है। इन्होंने कहा कि ये ट्राई लेयर्ड होता है। इनके अनुसार लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन का बना होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो, और लिपिड बाइलेयर हाइड्रोफोबिक फोर्स से स्टेबल होते हैं। ये कहा इन्होंने, डेवसन और डेनियली ने। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर। इनके अनुसार एक प्रोटीन ऊपर, एक प्रोटीन का लेयर नीचे और बीच में लिपिड बाइलेयर पाया जाता है, ऐसा इन्होंने कहा। और ये कुछ देखने पर सैंडविच टाइप का दिखाई देता है। तो इनमें जो प्रोटीन के लेयर होते हैं वो 20 एंगस्ट्रॉन मोटे होते हैं दोनों ओर के, और बीच का जो लिपिड बाइलेयर होता है वह 35 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है। इनको अगर हम लोग टोटल जोड़ दें तो 75 एंगस्ट्रॉन होता है। तो ये मॉडल दिया था डेवसन और डेनियली ने, जिसको हम लोग बोलते हैं सैंडविच मॉडल। आगे देखते हैं। चौथा है रॉबर्टसन मॉडल। इसको रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था। ये जो मॉडल है यह भी सैंडविच मॉडल के जैसे ही है। इसमें भी प्रोटीन के 2 लेयर और लिपिड बाइलेयर पाया जाता है, जिसमें बीच में लिपिड बाइलेयर होता है और किनारे किनारे पर प्रोटीन होते हैं। पर हम लोग देखे थे सैंडविच मॉडल में जो प्रोटीन थे, जैसे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, फिर बीच में लिपिड बाइलेयर, फिर प्रोटीन। तो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन के बीच में गैप था। पर ये जो रॉबर्टसन मॉडल है इसमें लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन के बीच में कोई भी गैप नहीं है, ये आपस में चिपके हुए हैं। देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्रोटीन है, नीचे भी प्रोटीन है, बीच में लिपिड बाइलेयर, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और सैंडविच मॉडल में अलग थे, बस इतना सा अंतर है। बाकी इन्होंने भी सेम बताया कि प्रोटीन के 2 लेयर और लिपिड बाइलेयर बीच में पाया जाता है। इसको कहा जाता है रॉबर्टसन मॉडल। आगे देखते हैं सैंगर एंड निकोलसन मॉडल। सैंगर एंड निकोलसन मॉडल जो है इसको 1972 में सैंगर एंड निकोलसन ने दिया था, और यही मॉडल सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है। अभी तक इसी मॉडल को हम लोग मानते हैं, और इस मॉडल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से स्टडी करके उसके कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। तो इस मॉडल में क्या बताया गया है देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वह लिपिड बाइलेयर का बना होता है, यानी कि लिपिड बाइलेयर का बना होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो पहले से भी बताया जा रहा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड एंड प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। इस मॉडल में बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। यह एक थीन लेयर है जो फ्लूइड होता है। ये एक नई बात है। इन्होंने कहा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह थीन होता है और फ्लूइड होता है। यह कोई पन्नी या झिल्ली जैसा नहीं होता है, बल्कि यह एक लिक्विड जैसा होता है, फ्लूइड होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो इस मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर इस तरीके का, इसी में बीच बीच में प्रोटीन भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट भी जुड़े होते हैं इसमें, और लिपिड बाइलेयर भी होता है। तो ये आपस में मिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण इसको मोजाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और फ्लूइड होता है, लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहा गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह किनके अनुसार? सैंगर और निकोलसन के अनुसार। तो पहला है लिपिड, प्रोटीन और एक है कार्बोहाइड्रेट। तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक कंपोनेंट को डिटेल से। उससे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ये है लिपिड बाइलेयर, जिसमें इस लिपिड बाइलेयर में ये जो रेड रेड दिख रहा है ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का हेड वाला पोर्शन, और ये जो पैर जैसे दिख रहे हैं ये इनके टेल वाले पोर्शन है। तो यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है ये है लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर। इसके अलावा इसी लिपिड बाइलेयर में बीच बीच में इस तरीके से स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। ये है प्रोटीन मॉलिक्यूल जो पूरे मेम्ब्रेन में धंसे हुए हैं, इस पार से उस पार तक हो गए हैं। ऐसे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो इस पार से उस पार तक हो गए हैं, ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, जो पूरे मेम्ब्रेन में धंसे हुए होते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोटीन हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे ग्रीन कलर वाला, ये किनारे में एसोसिएटेड है। तो ऐसे प्रोटीन जो किनारे पर चिपके हुए होते हैं सरफेस पर, उनको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन।
तो ये 2 तरह के प्रोटीन इनमें पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसके अलावा यहाँ पे हमें और क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है? ये एक स्ट्रक्चर है, ये भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एक तरीके का चैनल प्रोटीन या एंकर्ड प्रोटीन बोल सकते हैं। इसके साथ हमें यहाँ पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी देखने को मिल रहा है, जिसमें बीच-बीच में इस तरीके से डॉट-डॉट फिर मोतियों की माला जैसे इस तरीके का। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है एक्चुअल में। अगर यही कार्बोहाइड्रेट इस प्रोटीन के ऊपर लगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और यही कार्बोहाइड्रेट इस लिपिड के ऊपर लग जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के लगने के ऊपर है। प्रोटीन के ऊपर लगे तो नाम हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के ऊपर लगे तो नाम हो जाता है ग्लाइकोलिपिड। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल या सैंगर निकोल्सन मॉडल इस तरीके का कुछ दिखाई देता है। ऐसा किसी भी साइंटिस्ट ने इससे पहले नहीं कहा था, पर इन्होंने कुछ इस तरीके का मॉडल बताया और इसी तरीके से होते भी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए आगे इसका थ्योरी देख लेते हैं और एक-एक कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं। लिपिड क्या है, प्रोटीन क्या है और कार्बोहाइड्रेट क्या है। पहले शुरू करते हैं हम लोग लिपिड से। तो लिपिड क्या है? यह मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बाइलेयर है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड बाइलेयर बनाने में हेल्प करता है, इसलिए यह मेन कंपोनेंट है। लिपिड में मेनली फॉस्फोलिपिड होता है। जो लिपिड बाइलेयर बनता है उनमें मेनली फॉस्फोलिपिड होता है और कम मात्रा में ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉल होते हैं। तो ये दोनों कम मात्रा में होंगे, पर फॉस्फोलिपिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड ही होता है, क्योंकि इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये भी समझ आ जाएगा कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्यों कहते हैं, फॉस्फो क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इनके हेड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, इसलिए फॉस्फोलिपिड कहते हैं। आगे ये भी देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर में। लिपिड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर बना होता है, जिसमें 3 टाइप के लिपिड पाए जाते हैं। अब लिपिड जो होता है, लिपिड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है, ये हमने देखा। पर ये जो लिपिड से लिपिड बाइलेयर बना होता है, उसमें भी 3 तरीके के लिपिड होते हैं। एक तरीके के नहीं, 3 तरीके के। कौन-कौन से? एक होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड, तीसरा होता है स्टेरॉल। ये 3 तरीके के लिपिड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके तीनों तरीके के लिपिड को। पहला है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मेन कंपोनेंट होता है। जैसे मैंने बताया कि किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन लिपिड कंपोनेंट जो होता है वह होता है फॉस्फोलिपिड। बाकी लिपिड्स कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लिपिड बाइलेयर में लिपिड मॉलिक्यूल का एक हेड एंड एक टेल पार्ट होता है। देखिए, लिपिड बाइलेयर में लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका एक हेड पार्ट भी होगा और एक टेल पार्ट भी होगा। तो हेड और टेल पार्ट किससे कहते हैं वो हम लोग देखेंगे। कुछ इस तरीके का एक हेड पार्ट होता है और इस तरीके का 2 टेल लगे होते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं हेड और इसको हम लोग बोलते हैं टेल। तो इस तरीके के लिपिड बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, जिसमें हेड ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। तो ये जो हेड है, ये हेड ग्लिसरॉल और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है एंड टेल फैटी एसिड चेन का बना होता है। और ये दोनों टेल जो दिख रहे हैं, ये दोनों फैटी एसिड चेन होते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं। चूंकि हेड में फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसलिए फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और इस हेड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और इसका जो ये हेड वाला पोर्शन होता है, इस तरीके का जो हेड होता है, ये हेड जो होगा ये पोलर होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। यानी कि ये हेड वाला पोर्शन वाटर से सॉल्युबल होता है, वाटर से डरता नहीं है, वाटर लविंग होता है। जबकि टेल वाला जो पोर्शन होता है यह हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर होता है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक। इसीलिए तो लिपिड बाइलेयर कुछ इस तरीके का होता है। तो बाहर की ओर हेड और अंदर की ओर टेल होता है, फिर इधर भी बाहर की ओर हेड और अंदर की ओर टेल होता है। ऐसा अरेंजमेंट इसीलिए होता है क्योंकि ये जो टेल पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, जिसके कारण ये वाटर के संपर्क में रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए इसमें 2 लेयर भी पाए जाते हैं, ताकि बाहर की ओर इस तरीके से हेड हो जाए और अंदर की ओर टेल हो जाए। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये जो पोर्शन है ये हेड पोर्शन है और ये नीचे वाला भाग है टेल वाला, जो फैटी एसिड चेन का बना है और ऊपर वाला ग्लिसरॉल और फॉस्फेट से मिलकर बना है।
तो देखिए ये जो हेड होता है, हेड भाग, यह एक तो ग्लिसरॉल होता है इसमें और दूसरा एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा होता है और इस हेड में फॉस्फेट मॉलिक्यूल के जुड़े होने के कारण हम लोग फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और इस फॉस्फेट के साथ अलग-अलग कोई ग्रुप जुड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे X लिख दिया है मैंने, X मतलब जैसे देख सकते हैं एथेनॉल एमाइन जुड़ सकता है, कोलिन जुड़ सकता है, सेरिन जुड़ सकता है, स्फिंगोलिपिड जुड़ सकता है, ऐसे अलग-अलग ग्रुप यहाँ पे जुड़े होते हैं हेड से। पर हेड का मेन कंपोनेंट ग्लिसरॉल और फॉस्फेट होता है। उसके बाद में टेल लगा होता है यहाँ पे, तो टेल जो होता है वह फैटी एसिड चेन से बना होता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन का बना होता है, जो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है सैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच पूरे चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग बोल देंगे अनसैचुरेटेड। जैसे पूरा लंबा चेन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो भी हम इसको अनसैचुरेटेड कह देंगे। और पूरे के पूरे लंबाई में यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग सैचुरेटेड बोल देंगे। इतनी बात याद रखिएगा आप। ये हो गया फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरे टाइप का लिपिड, ग्लाइकोलिपिड। शुगर कंटेनिंग लिपिड मॉलिक्यूल को ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो लिपिड मॉलिक्यूल से जुड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं तब उसको हम लोग नाम दे देते हैं ग्लाइकोलिपिड। यहाँ आप देख सकते हैं ये लिपिड बाई लेयर का लेयर है, इसमें लिपिड मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, इसी को हम लोग ग्लाइकोलिपिड नाम दे देते हैं। जब भी लिपिड मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होगा तो उसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और प्रोटीन मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होगा तो उसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड बाइंड अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड बाइंड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तब वो बना लेते हैं ग्लाइकोलिपिड, जैसे मैंने बताया अभी। शुगर एंड लिपिड मॉलिक्यूल को लिंक करता है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो इनको कार्बोहाइड्रेट को इस लिपिड से लिंक करने वाला, जोड़ने वाला एक एंजाइम भी होता है, उस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। याद रखिएगा इसको। ग्लाइकोलिपिड ज्यादातर एक्सटर्नल साइट पर होते हैं। जैसे आप देखिए, मान लो इधर वाला भाग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला भाग है और इधर वाला भाग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला भाग है, और ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ग्लाइकोलिपिड होंगे वो जनरली बाहर की तरफ ही होंगे, अंदर की तरफ नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, ऐसा होता है। नेक्स्ट है सेल सेल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं। दो सेल को आपस में इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तब एक ग्लाइकोलिपिड हेल्प करते हैं। टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करते हैं ये ग्लाइकोलिपिड। तो ये रहा ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर और ये इसके बारे में थ्योरी। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टेरॉल। ये तीसरे टाइप का लिपिड है, इसे स्टेरॉइड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। स्टेरॉल को हम लोग स्टेरॉइड अल्कोहल के नाम से भी जान सकते हैं। यह स्टेरॉइड का सब क्लास है, यह स्टेरॉइड का ही एक सब क्लास है। यह एनिमल, प्लांट एंड फंजाई में पाया जाता है। स्टेरॉल जो होता है एनिमल में, प्लांट्स में और फंजाई में पाया जाता है। यह प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, यहाँ लिखा भी है बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। स्टेरॉल का एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एक एग्जाम्पल है स्टेरॉल का। यह प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, सिर्फ यूकैरियोट्स में कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि यह प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है, पर बाकी लिपिड्स की तुलना में कम मात्रा में पाया जाता है। यूकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल गैप को फिल करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। यूकैरियोट्स में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये गैप को फिल करते हैं और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटीन। लिपिड हमने देख लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। क्योंकि हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड हमने पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है, मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है जो चैनल का कार्य करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा जो चैनल के जैसे काम करेगा। और हमने देखा था इस तरीके का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल इस तरीके से धंसे हुए होते हैं, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल किनारे पर लगे हुए होते हैं। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं जो चैनल का काम करते हैं। चैनल कहने का मतलब जैसे अंदर वाला साइड है, इधर वाला बाहर साइड है, तो बाहर से अंदर कुछ मॉलिक्यूल को आना है तो इस प्रोटीन के थ्रू आ सकते हैं। क्योंकि जो डायरेक्ट प्लाज्मा
मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता, उसको प्रोटीन के थ्रू ही अंदर आना पड़ता है और प्रोटीन के थ्रू ही बाहर जाना पड़ता है। ये ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रोटीन है, तो मॉलिक्यूल को अंदर और मॉलिक्यूल को बाहर ले जाने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स फॉर इन्वायरमेंटल सिग्नल। इन्वायरमेंटल सिग्नल को रिसीव भी करते हैं, सिग्नल रिसेप्टर का भी काम करते हैं। एक सेल है, इधर से कोई सिग्नल मिल रहा है तो यहाँ जो प्रोटीन लगे होंगे इस सिग्नल रिसीव करने का भी काम करेंगे। एक्ट एज एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम के जैसे भी एक्ट करते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है यह 3 टाइप के होते हैं। पहला पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और एंकर मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या होता है ये मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि हमने देखा मेम्ब्रेन प्रोटीन 3 तरीके के होते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और एंकर प्रोटीन। इसमें अगर हम देखें तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन किसे कहते हैं, देखो ये जो लिपिड बाइलेयर है इसके सरफेस में अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो उन प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर देखे तब भी देखे थे। अगर प्रोटीन इस तरीके से लिपिड बाइलेयर में पूरे के पूरे, ये पहला लिपलेट है दूसरा लिपलेट है, दोनों में इम्बेडेड हो या कि एक में भी आधा इम्बेडेड हो, तब भी उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इस तरीके से एक मेम्ब्रेन में भी आधा घुसा हुआ हो तो भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे। इसके बाद में तीसरा टाइप का प्रोटीन है एंकर्ड प्रोटीन, जो इस तरीके से एक लिपलेट में घुसे होते हैं और बाहर कुछ इस तरीके से निकले होते हैं। हमें पीजीटी लेवल के लिए 2 प्रोटीन यहाँ स्टडी करना है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन से। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, जैसे अभी हमने देखा। दूसरा, एसोसिएटेड विथ द मेम्ब्रेन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन द्वारा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो किनारे पर लगे हुए प्रोटीन है यही प्रोटीन पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन से इस तरीके से जुड़े हैं ना, ये जुड़ाव जो होता है मेम्ब्रेन से इस तरीके का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसके फंक्शन देख लेते हैं। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन के फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम का रेगुलेशन करता है। रेगुलेशन ऑफ सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग का रेगुलेशन करता है, यानी कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को या सिग्नल्स को एक्सेप्ट करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ आयन चैनल्स, आयन चैनल्स को भी रेगुलेट करता है। कभी कभी इस तरीके का मेम्ब्रेन है ना, तो ये बाहर रहते हैं और इनमें इस तरीके का एक खांच बन जाता है जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आके फंसेगा, फिर जैसे ही यहाँ कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा ये अंदर की तरफ इस तरीके से फ्लिप हो जाते हैं और यहाँ से मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से आयन चैनल्स को भी रेगुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड मेम्ब्रेन एंकर करते हैं, अभी ही मैंने बताया इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का भी काम करते हैं। फिर से देख लीजिए इनका स्ट्रक्चर, ये किनारे में लगे जो प्रोटीन है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। आगे देखते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं, मेम्ब्रेन में पूरी तरीके से धंसे हुए होंगे, इम्बेडेड होते हैं। जो लिपिड बाइलेयर के दोनों लिपलेट में या किसी भी एक लिपलेट में इम्बेडेड हों तब उन्हें हम लोग इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। जैसे ये लिपिड बाइलेयर है तो पूरे मेम्ब्रेन में इस तरीके से इम्बेडेड हो या आधा इस तरीके से, तब भी दोनों को हम लोग इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। इन्हें आइसोलेट करने के लिए ट्रिटोन X100 का इस्तेमाल करते हैं या ट्रिटोन X100 से ट्रीट करते हैं, तब ये आइसोलेट हो जाते हैं, इजीली आइसोलेट नहीं हो सकते। इनका नेचर एम्फीफिलिक होता है क्योंकि इनका कुछ भाग पोलर हेड तथा कुछ भाग फैटी एसिड के संपर्क में होता है। एम्फीफिलिक नेचर कहने का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का 2 नेचर होना, एक तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। जब कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक भी होता है, हाइड्रोफिलिक भी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीफिलिक। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए, ये जो मेम्ब्रेन में पूरी तरह के इम्बेडेड होंगे या आधा इम्बेडेड होंगे, तब इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल मतलब मेम्ब्रेन में धंसा होना। और ये 2 नेचर के होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, इसलिए इसको एम्फीफिलिक भी कहते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं। इधर वाला भाग एक्वस है,
अंदर वाला भाग एक्वस है। मान लो इसको हम लोग बाहर मानते हैं, इसको अंदर, तो अंदर में भी वाटर होगा, बाहर में भी वाटर होगा। तो ये जो प्रोटीन है, इसका बाहरी भाग इधर वाला और इधर वाला, इन दोनों भाग को पोलर होना पड़ेगा, वाटर सोल्यूबल होना पड़ेगा, हाइड्रोफिलिक होना पड़ेगा, वाटर लविंग होना पड़ेगा। जबकि अंदर में ये हाइड्रोफोबिक टेल है, तो इस वाले भाग को, प्रोटीन के इस बीच वाले भाग को हाइड्रोफोबिक होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच वाले भाग हाइड्रोफोबिक हैं, तो यहाँ हाइड्रोफोबिक होना पड़ेगा। हाइड्रोफिलिक होगा तो यहाँ पे बीच में नहीं रह पाएगा ये भाग। और किनारे वाले भाग और ये हेड, ये दोनों ही हाइड्रोफिलिक हैं, बाहर का भाग और ये हेड। इसलिए इस किनारे वाले भाग को हाइड्रोफिलिक होना पड़ता है। तो इसके दो नेचर हो गए, किनारे में हाइड्रोफिलिक नेचर और बीच में हाइड्रोफोबिक नेचर। तो जहाँ दोनों नेचर होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीफिलिक नेचर का होना। तो ये दो तरीके के इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन नेचर रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा टॉपिक। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है पीजीटी के लिए। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।